स्वागत है आपका नादी विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 15 सालों बाद सत्ता से बाहर हुई भाजपा को अब फाइनल मुकाबले यानी कि लोकसभा में लाखों वोटों का गड्ढा पाटना बड़ी चुनौती होगी। दरअसल 15 साल में पहली बार लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा महज 15 सीटों पर सिमट गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पास इकलौती दुर्ग सीट है और भाजपा के पास 10 सीटें हैं। भाजपा जहां इस रिजल्ट को बरकरार रखने की तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस विधानसभा चुनाव में मिले परिणामों के बाद इसे पलटने की रणनीति बना रही है। देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस के पास 1 और भाजपा के पास 10 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद ये पहला मौका है जब बीजेपी प्रदेश में कमजोर स्थिति में नजर आ रही है, क्योंकि सरगुजा, रायगढ़ और कांकेर लोकसभा सीटों में से भाजपा के पास एक भी विधानसभा की सीट नहीं है, जबकि इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों की सभी 24 विधानसभा सीटें कांग्रेस के कब्जे में हैं। बावजूद इसके बीजेपी 11 में से 10 सीटें जीतने का दम भरती नजर आ रही है। जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में कभी विजय प्राप्त होती है, कभी हार होती है, तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये होता रहता है। लेकिन यदि हम पुराने आंकड़ों पर देखें तो पिछले 3 बार हम 11 में से 10 लोकसभा सीट जीते हैं। इस पर तो ध्यान सबका रहता है, लेकिन शायद इस पर ध्यान नहीं रहता है कि उसके पहले जो 99 में चुनाव हुए थे उसमें भी हमने 9 सीटें प्राप्त की थी। 98 में जो चुनाव हुए थे उस समय हमने 8 सीटें प्राप्त की थी। उस समय दिग्विजय सिंह की सरकार थी, मध्य प्रदेश में हुआ करते थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। यूपीए के समय तो हमने 10 सीटें प्राप्त की ही। तो लगभग कमोवेश पिछले लगभग 4, 5, 6 चुनावों में जो लोकसभा के चुनाव थे, यहां पर हमने 8, 9, 10 सीटें प्राप्त की है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी, और ऐसे समय में जब देश का जनमानस माननीय मोदी जी के प्रति बना हुआ है कि हाँ वास्तव में एक सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है माननीय मोदी जी की, निश्चित रूप से हम 10-11 सीटें प्राप्त करेंगे। छत्तीसगढ़ में सत्ता का 15 साल का वनवास काटकर सत्ता का सिंहासन हासिल करने वाली कांग्रेस पार्टी जोर शोर से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत हासिल मिली हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में हमेशा बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि इस बार विधानसभा चुनाव में भूपेश सरकार को ऐतिहासिक जीत मिली है, जिसका निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा। भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं, जिस तरीके से किसानों का कर्ज माफ किया है, 2500 रुपए में धान की खरीद की है, नरवा, गरुआ, घुरुआ, बाड़ी जैसी क्रांतिकारी योजना जिसकी न केवल देश बल्कि विदेशों तक चर्चा हो रही है, इसका व्यापक प्रभाव मतदाताओं के बीच है और मतदाताओं में कांग्रेस के प्रति एक जबरदस्त समर्थन का वातावरण बना है। बहरहाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली ऐतिहासिक जीत का कितना फायदा लोकसभा चुनाव में मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में जीत की राह जितनी आसान दिखाई दे रही है, दरअसल वो उतनी आसान है नहीं। रायपुर से अनादि टीवी के लिए राजेश निषाद की रिपोर्ट। तो साफ है राह आसान नहीं है, जितना आसान इससे पहले के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगता था। क्या है, भले ही देख कि कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 11 लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो पिछली बार 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, 1 गई थी कांग्रेस के खाते में, लेकिन इस बार कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में और जिन लोकसभा सीटों में विधानसभाएं आती है वहां पर तगड़ा परफॉर्मेंस दिया है कांग्रेस ने, और इसी को लेकर हम समझने की कोशिश करेंगे। राजेश निषाद हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। राजेश, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि अब राह आसान तो नहीं लग रही है, फिर भी अपना दम भर रही हैं दोनों ही पार्टियां, खास तौर पर बीजेपी की अगर हम बात करें कि बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा चुनौतियां नहीं है, जबकि उन्हें अच्छे से पता है कि इस बार जो कर दिखाया है कांग्रेस ने उसका अनुमान वो भी नहीं लगा रहे थे। तो अब लोकसभा की तैयारी है, कितनी चुनौतियां होंगी? देखिए पारुल, निश्चित तौर पे यहाँ पे जो है बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से जो विधानसभा चुनाव में जो नतीजे जो सामने आए हैं उसमें जो है अगर 11 लोकसभा सीट की अगर बात की जाए, उसमें से जो 3 लोकसभा जो सीट है उसके जो 24 जो उस लोकसभा सीट के अंतर्गत जितने जो विधानसभा आते हैं, जिसमें से 24 विधानसभा सीटों पे जो है एक भी सीट जो है भाजपा के हाथ पे है नहीं। तो इसलिए एक तरफ से देखने को मिल रहा है कि 3 लोकसभा सीट से कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है वो बेहद ही मजबूत मानी जा रही है। और इसके साथ जिस तरह से हम अगर लोकसभा
दुर्ग की भी बात करें, तमाम जितने भी तमाम जो लोकसभा सीट है उसकी अगर बात करें तो बीजेपी के हाथ में महज केवल 2 सीट, तो किसी में 1 सीट, तो किसी में 1 सीट जो है विधानसभा सीट वो जीत पाई है। तो इसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं जो बीजेपी के लिए है एक बड़ी चुनौती है। जी पारुल। बिल्कुल, चुनौतियां तो है ही राजेश। और लोकसभा की अगर हम बात कर रहे हैं तो पिछला चुनाव हमने देखा जिसमें 10 सीटें बीजेपी के खाते में और 1 कांग्रेस के खाते में गई थी। और बाकियों की अगर हम बात करें, विधानसभा में जो परफॉर्मेंस है, लोकसभा के अंतर्गत जो विधानसभा सीटें आती हैं उनमें जो दिखाया है कांग्रेस ने, जिसका अंदाजा बीजेपी को शायद उतना नहीं था क्योंकि वो 65+ का फॉर्मूला लेकर चल रहे थे। 65+ तो बहुत ही हम बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत ही कम हासिल हुआ है बीजेपी को। तो ऐसे में बीजेपी को अब और तैयारियां तेज कर देनी चाहिए क्योंकि अब ना तो उनके पास सरकार है, ना वो पावर है, और अब तो प्रशासन के तहत जो वो कर सकते थे, यानी जो सरकारी अमले के साथ वो कर सकते थे, अब तो वो भी मुमकिन नहीं होगा। जी निश्चित तौर पर पारुल, क्योंकि अब जो है बीजेपी के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती भी मानी जाएगी क्योंकि विधानसभा जैसे जिस तरह से अभी जो हाल ही में जैसे नए जो मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल, वो तमाम जो जितने भी जो घोषणा पत्र किए थे उसे जो है वो पूरा करने में भी यहाँ पे लगातार आगे भी बढ़ रही है। तो इससे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो आदिवासी जो बहुल क्षेत्र है वहां पे भी जो तमाम जो जिस तरह से बस्तर में जो टाटा द्वारा जो अधिग्रहित जो जमीन थी उसको जो है कांग्रेस ने वो आदिवासियों को वापस कर दिया। तो ऐसे कई ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं जिसको कांग्रेस जो है लगातार जो पूरी करती नजर आ रही है। तो इसको देखते हुए साफ तौर पे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जो है वो सामना करना पड़ेगी, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ देखें छत्तीसगढ़ में तो अब तो तीसरा मोर्चा जैसे हम JCCJ मान रहे हैं वो भी जोर शोर से उठकर निकलकर सामने आ रही है। तो यानी दोनों ही पार्टियों के लिए इस बार चुनौतियां और बढ़ जाती हैं लोकसभा में। पारुल, इसमें जो है JCCJ की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं JCCJ जो है कांग्रेस को जो है इसमें फायदा पहुंचाती हुई नजर आ रही है क्योंकि तमाम जो जांजगीर चांपा की यदि बात की जाए तो जांजगीर चांपा जो है शेड्यूल कास्ट का वो सीट माना जाता है। तो जो उसपे जो है कहीं ना कहीं जो सपा का जो एक गठबंधन हुआ है, सॉरी बसपा का जो गठबंधन हुआ है जो भी कांग्रेस के साथ, तो उसका जो फायदा केवल 1 सीट पे ही जो भी कांग्रेस पे फायदा पहुंचा सकती है। और इसके अलावा जो है कहीं ना कहीं जो है इससे भाजपा को जो है उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ आपके पास। राजेश, हमारे साथ विकास तिवारी जी कांग्रेस प्रवक्ता फोन लाइन पर बने हुए हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आदि न्यूज में आपका। धन्यवाद फारूक जी। विकास जी, किस तरह से देखे, रहा नहीं आसान लोकसभा की दोनों ही पार्टियों के लिए क्योंकि हम देखें तो तीसरी पार्टी भी आपके क्षेत्र में उभर कर सामने आ रही है और उसने भी ऐलान कर दिया कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि परफॉर्मेंस कांग्रेस का अच्छा रहा विधानसभा चुनाव में और जहां पिछली बार कुछ नहीं भी कर पाए थे वहां पे भी अच्छी खासी सीटें आपने विधानसभा की ली है जो लोकसभा के अंतर्गत आती है। किस तरह से देखें? देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है, माननीय जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया और 90 में से 68 सीटें कांग्रेस ने इस प्रदेश में जीती हैं। और उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो जनहित में काम किए, 2500 रुपया समर्थन मूल्य किया, 16 लाख से अधिक किसानों का कर्जा जो 11,000 करोड़ का होता है किसानों का कर्जा माफ हुआ। जबकि रमन सरकार के समय में पारुल जी आपको याद होगा पिछले 2.5 साल में ही 1368 किसानों ने आत्महत्याएं की थी। युवाओं के लिए उन्होंने चाहे वो कॉलेज के प्रोफेसर की रिक्त पदे हों 1300, 15,000 शिक्षा कर्मियों की जो पदे हैं उनको युवाओं के लिए वो उन्होंने खोल दिया है। लगातार जो भाजपा ने प्रदेश को दबाने का, कुचलने का काम किया था, तो भागीरथी के तहत भूपेश बघेल जी काम कर रहे हैं और इसका असर केवल पूरे देश में ही वरन अब तो ग्रेट ब्रिटेन ने भी इस चीज को माना कि नरवा गरवा घुरुआ बारी को लेकर जो भूपेश बघेल जी आगे बढ़ रहे हैं उनको सम्मान देने के लिए और दोनों जो सर्वोच्च सदन है वहां पर उनको संबोधन के लिए ब्रिटेन बुलाया गया, मई में जाएंगे। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी 11 की 11 लोकसभा की सीटें जीतेंगी। पारुल जी, एक बात कहना चाहूंगा मैं जी। राहुल गांधी जी के लिए कहा जाता है कि राहुल गांधी जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं, वहीं नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते। तो कांग्रेस की यहाँ पर जीत सुनिश्चित है। लेकिन क्या वाकई जिस तरह से आप 11 की 11 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, अगर हम कोरबा सीट की बात करें तो क्या लगता है यहाँ पर आप ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर पाएंगे त्रिकोणीय मुकाबला? निश्चित तौर पे कोरबा की भी सीट, क्योंकि वहां से मंत्री विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी का क्षेत्र है, वहां पर कोरबा विधायक जयसिंह अग्रवाल जी जो खुद मंत्री है, कद्दावर मंत्री और आसपास के सभी क्षेत्रों में कांग्रेस की पकड़ है। कांग्रेस की एक लहर पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में चल रही है और निश्चित तौर पे जिस प्रकार का मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ कार्यकर्ता होने के नाते कि कांग्रेस पार्टी केंद्र में भी सरकार बनाएगी। जिस प्रकार से जो शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुई है क्लीन स्वीप की, वो क्लीन स्वीप पूरे देश में बरकरार रहेगा। केवल
कोरबा सीट नहीं, कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की 11 सीट भी जीतेगी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन विकास जी, इस बात को भी हम मानेंगे कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का फायदा कांग्रेस को मिला है, यहाँ तो केंद्र में 4 ही साल हुए हैं और इससे पहले तो कांग्रेस का ही राज हुआ करता था। पारुल जी देखिए, अगर नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ के जनता जनार्दन के खातों में वादे के अनुसार 15 लाख रुपया भेजते तो निश्चित उनकी जीत होती। अगर मोदी जी यहाँ के छत्तीसगढ़ी जो 25 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं उनको अगर नौकरियां देती तो निश्चित उनकी जीत थी। अगर मोदी जी इस प्रदेश की महिलाओं का जो घरेलू सिलेंडर 400 रुपए मिलता तो उसको 1000 के जगह 200 रुपए करते तो निश्चित रूप से जीत उनकी होती। लेकिन जनता को छलने का काम, जुमलेबाजी का काम, झूठ बोलने का काम और अब तो सेना की वर्दी के पीछे छुपने का काम जो मोदी जी कर रहे हैं, जनता सब नकार चुकी है। जो काम भागीरथी के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, जनता देख भी रही है, जनता राहत महसूस कर रही है। निश्चित तौर पर जीत कांग्रेस पार्टी की 11 सीटों में तय है। बिलासपुर सीट की अगर हम बात करें तो उस लोकसभा सीट में आपने 2 ही सीट आप जीत पाए, जोगी पार्टी के पास भी 2 गई, भाजपा के पास यहाँ से 4 गई, तो 10 का आंकड़ा लेकर चल रहे हैं। निश्चित तौर पे बिलासपुर में भी कद्दावर मंत्री अमर अग्रवाल हारे और वहां पर जो हार का कारण था विधानसभा में, उसकी भी समीक्षा की जा रही है। और अभी आगे देखिए होता है क्या, जिस प्रकार से यहाँ पर जो क्लीन स्वीप, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से चलिए राजेश को मैं इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। आंधी चली है क्लीन स्वीप की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में, वो पूरे देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में चलेगी। चलिए राजेश, क्या कहेंगे, आंधी चल सकती है क्या छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा चुनाव के समय पर कांग्रेस के लिए? जी हाँ, निश्चित तौर पे पारुल, क्योंकि जिस तरह से जो कांग्रेस अभी, क्योंकि मेन एक चीज अपने को और देखने को मिला कि जो आदिवासी जो क्षेत्र हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आदिवासी जो सीट है ना, वो कहीं ना कहीं जो भाजपा से जो है वो नाराज है, क्योंकि जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि उन्हें जल जंगल जमीन से उनके बेदखली को लेकर के, इससे कहीं ना कहीं जो है आदिवासी जो समाज के जो लोग हैं वो इससे काफी ज्यादा नाराज है। तो इसका जो फायदा है वो कहीं ना कहीं उसको कांग्रेस को मिल सकती है। और इसके अलावा जो तमाम, जैसे कि टाटा बस्तर की बात करूंगा मैं, टाटा में जो है टाटा ने जो जमीन जो अधिग्रहित की थी, तो उसको लेकर के जो कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाया था कि आदिवासियों की जमीन उन्होंने वापस कर दी थी। इसके अलावा जो धान की अगर बात की जाए, किसानों को लेकर के धान का समर्थन मूल्य की बात करें, एक तमाम जो किसानों के जो मुद्दे थे उसको भी जो है ये भूपेश बघेल की जो सरकार है वो उसे पूरा करने में यहाँ पे कामयाब होती हुई नजर आ रही है। तो इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर जो है यहाँ पे कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ में लोकसभा में वो भारी पड़ती नजर आ रही है। बिल्कुल राजेश, क्या माने कि अभी किन चुनौतियों का सामना किन सीटों पर कांग्रेस को करना पड़ सकता है? क्योंकि बिलासपुर तो एक नजर में मैं देख पा रही हूं कि यहाँ कांग्रेस को विधानसभा में 2 सीटें मिली थी, तो क्या यहाँ पर थोड़ी सी चुनौतियां हैं? जी निश्चित तौर पर, क्योंकि बिलासपुर जो है वहाँ पे भाजपा को जो है वहाँ पे 4 सीट मिली है और जो जनता कांग्रेस जोगी है उन्हें भी वहाँ पे 2 सीट मिली है और कांग्रेस को जो है वहाँ पे महज केवल 2 सीट मिली है। तो निश्चित तौर पे जो है कांग्रेस को वहाँ पे कड़े मेहनत करने की वहाँ पे जरूरत है, ताकि जो वहाँ के जो क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ के आदिवासी भी कुछ लोग वहाँ पे निवासरत हैं, तो इसके अलावा जो तमाम जो मुद्दे हैं बिलासपुर के, क्योंकि वहाँ पे कद्दावर मंत्री रहे हैं अमर अग्रवाल, वो जो है कांग्रेस ने उन्हें हराया है। तो इसके अलावा जो है 22 विधानसभा सीटें हैं। दुर्ग में इस वक्त कांग्रेस की पोजीशन क्या है राजेश? क्योंकि दुर्ग में तो लोकसभा की समय पर सीट कांग्रेस की थी, तो क्या यहाँ पर किसी तरह की सीट पर एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है? देखिए, दुर्ग पे जो है एकलौता सीट माना जाता है दुर्ग, जहाँ पे कांग्रेस जो है वहाँ पे जीत दर्ज की थी, क्योंकि 10 जो और जो सीट थे लोकसभा सीट, उसपे जो है कांग्रेस ने वहाँ पे जीत दर्ज नहीं किए थे। तो इसको लेकर के जो है साफ तौर पे यहाँ पे कहा जाता है इस तरह से जो वहाँ पे जो है ताम्रध्वज साहू ने जो जीत दर्ज की थी बड़े आंकड़ों के साथ, तो निश्चित तौर पे है वहाँ पे जो है मुकाबला बहुत कड़ा रहेगा। क्या कहेंगे विकास जी, कड़ा मुकाबला दुर्ग सीट पे एक बार फिर देखने को मिल सकता है? विकास जी सुन पा रहे? तो पारुल जी, हर मुकाबला कांग्रेस पार्टी के लिए कड़ा है। विधानसभा के चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी के पास धन बल और शराब का पूरा जखीरा हुआ करता था, लेकिन जनता जनार्दन ने रमन सरकार को जिस बुरे कदर से नकारा है, उसी बुरी कदर से केंद्र में मोदी सरकार को भी नकारेगी। देखिए, देश और प्रदेश जुमलेबाजी, झूठ और उन्माद फैलाने से नहीं चलता पारुल जी, ये पूरी जनता समझ चुकी है। आज महिलाओं की जो समस्या है, चाहे वो बिलासपुर की महिला हो, कोरिया की महिला हो, दुर्ग जिले की महिला हो, 400 रुपए का सिलेंडर जो नरेंद्र मोदी जी ने 1000 रुपए किया है, वो महिलाएं आतुर है।
कि कैसे हम लोकसभा का वोटिंग करें और मोदी जी को विदा करें, ताकि कांग्रेस की सरकार आए और पुनः सिलेंडर सस्ते में मिले। आज वो युवा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो 15-20 हजार नौकरियों को, सरकारी नौकरियों को युवाओं के लिए खोल दिया, ये काम तो मोदी जी भी कर सकते थे। आज पारुल जी, केंद्र में 28 लाख नौकरियां रिक्त है। जी हाँ, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, केंद्र सरकार के पास 28 लाख पद रिक्त है। आप आरक्षण की बात करते हैं तो क्यों ना सभी वर्गों को आप 28 लाख नौकरियों को बराबर बांट देते, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ उन्माद फैला रही है, भ्रष्टाचार कर रही है। और ये तो स्पष्ट हो चुका है कि चौकीदार चोर है। राफेल विमान में 40,000 करोड़ का हेर फेर किया। इस बीच मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हम लगातार बीजेपी प्रवक्ताओं से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन किसी की कनेक्टिविटी हमें नहीं मिल रही, क्योंकि मैं चाहती हूं कि इस मामले में उनसे भी बात होनी चाहिए। कैसा भी परफॉर्मेंस हो, कितनी भी बड़ी चुनौतियां हो, लेकिन जिम्मेदारी से प्रवक्ताओं को जवाब देना चाहिए। फिलहाल हम ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है बात हो पाए। भाजपा के प्रवक्ता अब वो बेचारे करेंगे क्या, क्योंकि पहले प्रदेश से उनके पैर उखड़ गए हैं और अब वो देश से भी जाने की नौबत आ गई। तो मुंह छिपा के फिरने के अलावा पारुल जी, भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं के पास कुछ बचा भी नहीं है। आपको लगता है कि क्योंकि इतनी बड़ी हार कांग्रेस के जहां आई है सत्ता में, वहीं बीजेपी को इतनी बड़ी हार हासिल हुई है, वहां पर अब जिम्मेदारी से अपनी बात रखनी चाहिए, प्रवक्ताओं को मीडिया के सामने अपनी बातों को रखना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जैसे कि आपने बताया कि अब वो मुंह छिपाते हुए दिख रहे हैं, तो क्या वाकई ये मान लिया जाए कि अब जब प्रश्न उठते हैं, हार जीत को लेकर बात होती है, लोकसभा चुनाव को लेकर बात होती है, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा बीजेपी का, तो बात करने से पीछे हट रहे हैं? देखिए, लगातार कार्यकर्ता इस पिछले 15 सालों में प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रदेश एकमात्र वो प्रदेश था पारुल जी जिसमें मुख्यमंत्री के ऊपर एक सुपर मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो भी एक IAS अधिकारी जो अपने नाक के नीचे पूरे प्रदेश को लूटता हुआ देखते थे। रमन सिंह जी, आज वो स्थिति नहीं है। आज सत्ता जो चला रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चला रहे हैं, और भागीरथी के रूप में उन्होंने जो काम किया है, युवाओं को उतारा है, किसानों को उतारा है, आदिवासियों को उतारा है। देखिए, आज ब्रिटेन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को संवाद करने के लिए, उनको सुनने के लिए बुलाया गया है कि उन्होंने जो ट्राइबल के हक के लिए जो लड़ाई लड़ी, और लेकिन यहाँ विकास जी, मैं इसलिए इंटरव्यू भी कर रही हूँ क्योंकि अभी तक ऐसी कोई बड़ी खबर या बड़ी कवायद कांग्रेस की तरफ से क्राइम के लिए नहीं हुई है। जो बच्चियां गायब हुई थी, जो युवतियां गायब हुई थी छत्तीसगढ़ से, जब विधानसभा चुनाव से पहले आप जब चर्चा होती है तो आप आंकड़े बताते थे, लेकिन इस बार आंकड़ों की बात नहीं हो रही। निश्चित तौर पे पारुल जी, मैंने खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से इस विषय में बात किया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 80 दिन हो गई है, वो 27,000 बेटियों को भाजपा सरकार ने कहाँ गायब करवा दिया, क्या उनके साथ हुआ है, तो मैंने ये भी तो एक बड़ा मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ है। इसमें एक जांच कमेटी गठित की जाए और उन बच्चियों को वापस लाया जाए। जी, वही मैं कह रही हूँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ, बेटियों से जुड़ा हुआ, तो इस मामले में भी तो आपकी सरकार को पहल करनी चाहिए। आप हर चीज को, अपनी बात को आगे तो सरकार हर मुद्दों पे पहल करेगी, और 5 साल की सरकार है, और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर कोई भी सुपर मुख्यमंत्री नहीं है, वो खुद सक्षम है। आज उन्होंने इस छत्तीसगढ़ का मान न केवल देश में वरण विदेश में भी पताका फहराया है। तो शराबबंदी भी एक बड़ा टॉपिक है, क्या लोकसभा चुनाव में ऐसे बीजेपी ज्यादा जोर शोर से उठाएगी? माइनस पॉइंट आपके लिए? देखिए, अब बीजेपी किस मुंह से उठाएगी पारुल जी, क्योंकि उनके 15 साल के शासन में 27,000 बेटियां गायब हो गई हैं। उनको तो सिंधु भर पानी में डूब मरना चाहिए। कि महिलाओं की जो सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, वो मुद्दे क्या उठाएंगे? शराबबंदी को लेकर विकास जी, शराबबंदी को लेकर कुछ नहीं कहेंगे आप? निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस बात में भी बहुत साधक पहल किया है, और विधायक पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, जिसमें सभी समाज के वर्ग के लोग, NGO के लोग शामिल है कि किस प्रकार नशाबंदी की जाए। देखिए, 15 साल में रमन सरकार ने, मुख्यमंत्री रमन सिंह ने युवाओं को बेवड़ा बना दिया, शराबी बना दिया, गुटखा खाने वाला बना दिया, उनको गुड़ाखू खींचने वाला बना दिया। अगर अचानक इनको सबको हटा दिया जाए तो किसी भी आप मनोरोग विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं, वो कोलैप्स कर जाएंगे। तो धीरे धीरे शराबबंदी भी लागू होगी। बहुत जरूरी हो जाता है जब हम कांग्रेस प्रवक्ता से बात कर रहे हो तो बीजेपी का भी एक पक्ष रखने के लिए वो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, लेकिन इस वक्त हम लगातार ट्राई कर रहे हैं और बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रवक्ता इस वक्त कनेक्ट नहीं हो रहा है। बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है कि बीजेपी की तरफ से कोई भी पक्ष रखने के लिए हमारे पास फोन लाइन पर कनेक्ट नहीं हो रहा है। राजेश, आपके पास आती हूँ, क्या कहेंगे? क्योंकि हम जिन मुद्दों को लेकर बात करें, लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अन्य पार्टियों के लिए, कांग्रेस के लिए भी है। क्या लगता है जिस तरह से हम बात कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस को लेकर भी, कांग्रेस के परफॉर्मेंस को लेकर भी, और आंकने की कोशिश कर रहे हैं, अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में कितनी चुनौतियां होंगी, फिलहाल कोई बात करने को तैयार नहीं है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी मोर्चे पे बात आपसे नहीं कर पाएगी, जनता को मुंह नहीं दिखा पाएगी। आज मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ पारुल जी, प्रदेश की जनता और आदिवासी समाज के पास जब जाते तो पूछते हमारे 15 लाख क्यों नहीं आए। 15 लाख देने का वादा किया था, वो तो कह रहे हैं, वो तो वोट देने के लिए आतुर है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी को, लेकिन उनकी मांग है कि हमारे को 15 लाख दो। अगर राफेल विमान एचएएल में बनता पारुल जी तो छत्तीसगढ़ के 25 लाख पंजीकृत बेरोजगारों में हो सकता था चंद बेरोजगार विमान बनाते। नीरव मोदी मेहुल चौक से और मालिया ने जो पैसा लेके भगा है, छत्तीसगढ़ का भी तो पैसा पारुल जी 30,000 करोड़ का जो पैसा यहाँ पर से गया है देश से, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ियों के भी जेब में डाका डाला है। जीएसटी में छत्तीसगढ़ के लाखों व्यापारियों का धंधा चौपट करने वाली मोदी सरकार, आप देखते चलिए, जनता को वोट देने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का सुपड़ा साफ। राजेश हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, सुन पा रहे हैं आप? जी राजेश, क्या कहेंगे जिस तरह से चुनौतियां सामने हैं, बीजेपी के भी तो ज्यादा चुनौतियां सामने हैं, उन्हें जनता से जुड़ना है, मीडिया के माध्यम से लगातार बीजेपी पहले भी अपनी बात पहुंचाती थी, लेकिन अब क्या हो गया है? देखिए पारुल, कहीं ना कहीं बीजेपी इससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि बीजेपी जो है जवाब देने को लेकर के आतुर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर के उन्हें मीडिया से रूबरू होना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, जब उनके जो तमाम जो बयान है उनको सुनने चाहिए। लेकिन जो है बीजेपी जो है इस तरह से जो कि फोन ना उठाना, ये बेहद ही संजीदा वाली बात है और इसको लेकर बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। राजेश, जब भी आप बीजेपी प्रवक्ताओं से मिले, कम से कम उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए। किसी भी मीडिया चैनल के द्वारा उनके पास फोन किया जाता है, जैसे कि आप देख लीजिए विकास तिवारी जो लगातार उन्हें टारगेट कर रहे हैं कि आप मुंह छुपाने की कोशिश करें, कम से कम ऐसे बातें तो ना निकलें, क्योंकि जब हम फोन करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके टॉपिक होते हैं, आपसे जुड़े टॉपिक होते हैं, जब आप जनता तक वो बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो लापरवाही है या फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस है, क्या कहूं मैं विकास जी, मुझे समझ नहीं आता। विकास जी, चलिए, लगता है विकास जी से हमारा संपर्क टूट गया। राजेश, जैसे कि मैं पहले भी समझने की कोशिश कर रही थी, हम वापस लोकसभा चुनाव को लेकर आते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता फिलहाल हमारे साथ नहीं फोन लाइन पर पैच हो पाए। इस पूरे प्रोग्राम के दौरान कई प्रवक्ता, जितने भी नाम हमारे पास हैं, कई सारे प्रवक्ता हैं बीजेपी में, बीजेपी के, कांग्रेस के और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के खासतौर पर, जिनसे हम कनेक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक ने भी फोन पिक नहीं किया। टेक्नोलॉजी का जमाना है, ट्रू कॉलर सभी के मोबाइल पर होता है और उन्हें पता चल जाता है कि कहां से फोन कॉल आपके पास पहुंच रहा है, और उसके बावजूद भी जब ये प्रवक्ता फोन नहीं उठाते हैं तो सोचने का विषय हो जाता है कि लोकसभा चुनाव जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक होता है, और जब ये इतनी लापरवाही जब आती है तो सोचने का विषय हो जाता है। निश्चित तौर पर पाहुल, ये बहुत ही बेहद गंभीर विषय है, क्योंकि उन्हें अभी जो इलेक्शन का टाइम है, उन्हें बात करनी चाहिए, मीडिया के सवालों का जवाब देना चाहिए। लगातार हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद वो जो है फोन नहीं उठा रहे हैं। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की बात करें पारुल, तो फिर निश्चित तौर पर कहीं बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस जो है इससे पहले अगर विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस 39-40 सीट लेके आती थी, लेकिन उसके बावजूद जो है कांग्रेस जो है लोकसभा चुनाव में ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाती थी। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा चुनौती जो है कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि वो कांग्रेस एक से 11 राजेश, इन पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के बीच में रहते हैं, उनसे बातचीत आपकी प्रवक्ताओं से होती है, उनके बॉडी लैंग्वेज से क्या समझ में आता है कि वाकई निराशा इतनी लग गई है, उनको सदमा लग गया है कि अब वो लोकसभा चुनाव के बारे में बात ही नहीं करेंगे? देखिए पारुल, जिस तरह से अभी हाल ही में कुछ दिनों से देखने को मिला, अनिल जैन जो भाजपा के जो प्रदेश प्रभारी हैं वो आए हुए थे। प्रदेश प्रभारी में साफ तौर पे यहाँ पे पत्रकार को एक कांग्रेसी कह दिया था, और इसके अलावा जो है भाजपा दफ्तर में भी जब पत्रकार जो है रिपोर्टिंग करने के लिए गए हुए थे, तो वहां पे जो है अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक पत्रकार को वहां पीटा भी गया था। तो इस तरह से जो तमाम जो भाजपा के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो पत्रकारों से लगातार जो बदसलूकी जो है करते रहते हैं, और इसको लेकर के तमाम शिकायतें भी की गई है। तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं जो भाजपा जो है पत्रकारों को लेकर के और पत्रकारों के सवाल और जवाब से बचते नजर आ रहे हैं। तो क्या माना जाए, क्योंकि परफॉर्मेंस कांग्रेस का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ में, और जो काम भूपेश जी की तरफ से किए जा रहे हैं लगातार, एक शराबबंदी और जो 27,000 बेटियां वहां की गायब हुई हैं, उसको अगर हम देखें तो उसको लेकर भी विकास जी ने कहा कि लगातार वो प्रयास कर रही है, उनकी पार्टी प्रयास कर रही है। तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इस वक्त कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में। बीजेपी की पोजीशन की बात करें तो जैसा कि आपने एक्सप्लेन किया, बहुत ज्यादा वो मीडिया से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, सवाल जवाब बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाते, इनफैक्ट कोसने की या फिर इल्जाम लगाने की चीजें बीजेपी नेताओं की तरफ से हो रही है।
जी हाँ, निश्चित तौर पर पारुल ये लगातार ऐसा चले आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी जिस तरह से जो 65+ की जो बात कर रही थी और जिस तरह से वो जो नतीजे में वो 15 सीटों पे समट गई, तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अपना आपा खो बैठी है। यह भी माना जा रहा है, क्योंकि लगातार बीजेपी जो है 15 साल से सत्ता का सुख भोगते आई है, तो कहीं ना कहीं जो है सत्ता का सुख अचानक खो जाने के डर से कहीं ना कहीं भाजपा के जो तमाम जो बड़े नेता हैं और पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इससे आहत हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलते ही आ रहा है, क्योंकि लगातार जो है पत्रकारों के साथ बदसलूकी के अलावा मार सुधरना होगा, बिल्कुल सुधरना होगा। इस मामले में बीजेपी को अपने परफॉर्मेंस और अपने व्यवहार में थोड़े से चेंजेस लाने होंगे, वरना लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति होती है पिछले चुनाव के कंपैरिजन में हम देखें तो वो लगता है कि बहुत कुछ बदलने वाला है। जो धुंधली तस्वीर हमें दिख रही है, राजेश नजर बना रखिएगा, अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो साफ है, छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव को लेकर, बिगुल बच चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो कांग्रेस यहां सत्ता में है, भूपेश बघेल साहब काम कर रहे हैं और उसी को लेकर कांग्रेस अपने कामों को लेकर डंका भी पीट रही है। वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है जब दूसरी पार्टी का पक्ष मीडिया को नहीं मिल पाता है, और जरूरी हो जाता है जब हम आप सभी को फोन करते हैं, खासकर बीजेपी की पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, बीजेपी नेताओं की बात कर रही हूँ, बहुत ही जरूरी हो जाता है जब आपका पक्ष हमें पता नहीं चलता। ये जानने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर आप अपनी तरफ से कहना क्या चाहते हैं, दूसरे पार्टी के जो आरोप है उसको डिफेंड कैसे करेंगे आप। लेकिन आपकी तरफ से जब बीजेपी प्रवक्ता फोन नहीं उठाते हैं तो बहुत ही सोचने वाला विषय हो जाता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी तरफ से पता ही नहीं चल पाता है। फिलहाल अनादि विशेष में इतना ही। हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ की, जहां हम ये भी कहना चाह रहे थे कि राह ये आसान नहीं है दोनों ही पार्टियों के लिए, क्योंकि जेसीसीजे भी वहीं खड़ी है जहां आप खड़े हैं, वो भी कोशिश कर रही है कि लोकसभा चुनाव वो भी विन करे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहें अनादि न्यूज।